हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ को, जहाँ पे मैंने सोचा है कि हम पेपर 1 के कुछ मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रहेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, हमारे एग्जाम की डेट्स जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, तो हमको अब ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? हमको ज़्यादा फोकस अब जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस लास्ट वाले स्टेज के ऊपर। तो हमने कोशिश करी है कि अब हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आएँगे। एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जहाँ पे हम डेली एक-एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और जितने भी फिर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू, वो मैं आपके यहाँ पे सॉल्व करवाती रहूँगी। ठीक है? आज हमारा डे 1 जो है, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो इस सीरीज में रहने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। लैंग्वेज को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कोर्सेज के बारे में उनको पता नहीं होता है, तो वो कोर्सेज के बारे में मैं आपको यहाँ पे छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। लेट मी ओपन द स्क्रीन, फिर मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ सारी डिटेल्स को। आप अगर हमारे कोर्सेज को परचेज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स जो हैं वो चल रहे हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। जैसे कि एक हमारा ये है हिंदी साहित्य का महापैक, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? एक है यहाँ पे हमारा कॉमर्स का महापैक आपको देखने को मिलेगा, एक जेआरएफ का महापैक आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य का। फिर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप हिंदी साहित्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। जीएस का अगर आपको महापैक चाहिए तो आप वो ले सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर का अगर आपको यहाँ पे अपना कोर्स लेना है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे अगर आपको कॉम्बो पैक्स लेने हैं, तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास में, आप किसी भी ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ यूजीसी नेट की ही तैयारी करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे एक ही बैच चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर हिंदी कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, जहाँ पे आपको हिंदी यानी कि पेपर 2 में हिंदी और पेपर 1 यूजीसी नेट का दोनों मिलेंगे, वो आप ये बैच को परचेज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, नोट्स भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। आपको हिंदी साहित्य का अगर पूरा कंप्लीट फाउंडेशन का बैच चाहिए दिसंबर 2025 के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आपको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ पेपर 1 ही पढ़ना है, तो पेपर 1 का भी हमारे यहाँ पे कोर्स है, सिर्फ पेपर 1 का कोर्स भी आप ले सकते हो। काफी सारे यहाँ पे हिंदी के नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो आप हिंदी के नोट्स को परचेज कर सकते हो। और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। आपको अगर 5 इयर्स के पीवाईक्यूज का बैच चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज चाहिए, तो उसके अंदर भी हमारे पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप आरपीएससी का बैच जो है जीएस का, वो यहाँ पे परचेज कर सकते हो। एचपीएससी कॉमर्स का बैच आप यहाँ पे ले सकते हो। यूपीएचसीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम है, उसका कोर्स आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ऐसे करके काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको, कॉमर्स का कोर्स दिखेगा, हिंदी साहित्य के ई नोट्स आपको दिख सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हो। यूपीएचसीएससी जीएस का बैच आपको यहाँ पे मिलेगा, वो भी परचेज कर सकते हो। काफी सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं हमारे पास में। हिंदी लिटरेचर का अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो आप हिंदी लिटरेचर का कोर्स ले सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो हिंदी लिटरेचर के। आप यूजीसी नेट के लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो यूपीएचसीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप हिंदी लिटरेचर के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप कोर्सेज को परचेज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज है कोर्सेज के अंदर। EMRS टियर 1 का अगर आपको बैच चाहिए तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा, उस बैच को भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी का कोर्स आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एलटी ग्रेड का है, इंग्लिश लिटरेचर का है, हिंदी साहित्य का है, तो काफी सारे बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन पे जो अभी चल रहे हैं। काफी सारे कोर्सेज नए और लॉन्च होने वाले हैं, तो आप अगर चाहते हो बैचेस में एनरोलमेंट लेना, आप डेफिनेटली बैचेस के अंदर एनरोलमेंट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली आरपीएससी का ही कोई
कोर्स चाहिए तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का बैच है, आरपीएससी में हिंदी साहित्य का कॉम्बो बैच है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है, आप यहाँ पे वो बैच जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, यूजीसी नेट पेपर 1 की, हिंदी साहित्य की, यूपीएचसीएससी की, यहाँ पे काफी सारे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स की बुक्स भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आपको अगर कोई भी कोर्स को परचेज करना है, आपको अगर कोई भी नोट्स वगैरह को परचेज करना है तो आप डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके वहां पे काफी सारे ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो कथन में आपको यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं और आपको इनका आंसर जो है वो चूज करके बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, द क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इन सोशल साइंस रिसर्च इज वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, यानी कि सामाजिक विज्ञान शोध में परिमाणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत ही पारदर्शी शोध विधि होती है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, वो आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज एन ऑब्स्ट्रूसिव मेथड, परिमाणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण प्रायः एक बाधक विधि के रूप में संदर्भित होता है। क्या ये कथन सही है या फिर गलत है, वो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू योर आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान शोध में परिमाणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण एक पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। लेकिन दूसरा कथन जो है वो क्या बोलता है कि क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज एन ऑब्स्ट्रूसिव मेथड, यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस का जो मेथड है वो बाधक विधि है। नहीं, ये कोई भी बाधक विधि नहीं होती है, कोई भी ऑब्स्ट्रूसिव मेथड नहीं होता है। तो इसलिए पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल लैब एंड साइमुलेशन। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस साधन या फिर किस टूल का उपयोग हम वर्चुअल प्रयोगशाला तथा अनुरूपणों के लिए किया जा सकता है, प्लेटागॉन का, वैकलेट का, PHET इंटरेक्टिव साइमुलेशन का या फिर फ्लिपग्रिड का। आपको यहाँ पे बताना है कि वर्चुअल लैब्स के लिए और साइमुलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, PHET इंटरेक्टिव साइमुलेशन। नाम से पता चल रहा है कि हमको साइमुलेशन या फिर वर्चुअल लैब्स के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे। हम प्लेटागॉन का यूज नहीं करते हैं, हम वैकलेट का भी यूज नहीं करते हैं, हम फ्लिपग्रिड का भी यूज नहीं करते हैं। अगर आपको ये सारे LMS के बारे में पता है तो आप मुझे बता सकते हो कि प्लेटागॉन, वैकलेट और फ्लिपग्रिड जो है वो किस काम आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं LMS आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैं एक क्लास जो है वो आपके लिए लेकर आ जाऊंगी इसके लिए, इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है, द स्टैंडर्ड कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट इज, यानी कि जल शोधन में मानक स्कंदक कौन सा होता है, यानी कि एक कोगुलेंट कौन सा होता है वाटर ट्रीटमेंट में। ये आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन में काफी सारी चीजों को पढ़ते हैं हम, है ना। जो हमारे वेस्ट ट्रीटमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में, उसमें यहाँ पे पूछा है कि एक कोगुलेंट कौन सा होता है। हाइपोक्लोराइड कोगुलेंट होता है, क्लोराइन होता है, एल्यूमिनियम होता है या फिर एलम होता है। तो फिटकरी का हम इस्तेमाल करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। ये आपका एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है। जब हम पानी के अंदर फिटकरी डालते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो वो हमारा एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है। और इसमें कोगुलेंट कौन सा होता है, इसमें कोगुलेंट हमारा एलम होता है, जिसको हिंदी में हम फिटकरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ये आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन में आपसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछते हैं कि आपको इन सबको क्रोनोलॉजी में जमाना है। यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज दे रखी है। आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। इनको आपको एक क्रम के अंदर जमाना है कि पहले कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय तो सबसे पहले ही आया था, ई ऑप्शन तो सबसे पहले ही होगा। तो जहां भी ई ऑप्शन सबसे पहले नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी पेपर दो अपना, तो आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ही परफेक्ट तरीके से आते हों। कभी-कभी आपको यहाँ पे कुछ तकनीकों के माध्यम से, कुछ टेक्निक्स के माध्यम से भी अपने सवाल जो है वो सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, आप थोड़ा-सा अपना दिमाग जो है वो लगा सकते हो, थोड़ी-सी अपनी है ना रीज़निंग जो है वो लगा सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। तो हमको पता है भई आगरा, आंध्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सारे नाम हमको अगर नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले ही आई होगी, तो ई ऑप्शन जो सबसे पहले ही होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले है आपकी कौन-सी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आती है आपकी नागपुर यूनिवर्सिटी, फिर है आपकी आंध्रा यूनिवर्सिटी और फिर आती है आपकी आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के ईयर्स जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से साल में आई थी, इस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है वो आपको बताना है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सत्य पूछा है, यहाँ पे असत्य पूछा है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है, वो आप इनमें से कौन सा सत्य है। अब देखो मेरे से भी गड़बड़ हो गई ना, तो ऐसे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है वो आपको चूज करके बताना है। सबसे पहले बोला है कम्युनिकेशन मीनिंग आर ऑलवेज एम्बिगुअस, भाई संप्रेषित अर्थ जो है वो हमेशा ही अस्पष्ट होते हैं, ये कथन सत्य है क्या। फिर दूसरा बोला है कि वर्ड्स आर सिंबल्स फॉर कॉन्सेप्ट, शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं। तीसरा बोला है लेबल अस्पष्ट होते हैं। चौथा बोला है कि प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं और पांचवा बोला है कि संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है। अब इसमें से फिर से आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो कि संप्रेषण में क्या हमेशा अर्थ जो है वो अस्पष्ट ही होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोला है, संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव ही नहीं है। अगर संभव ही नहीं होता तो हम संप्रेषण क्यों करते भाई, संप्रेषण कम्युनिकेशन क्यों करते हैं हम, हमारी जो भी आइडिया है वो हम हमारे रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी अगर संदेश को भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पे संचार का यूज करते हैं, पर संप्रेषण से अगर हम अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो संप्रेषण करेंगे क्यों, नहीं करेंगे। तो ए और ई ऑप्शन तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। जहां पे भी ए और ई आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, बचता है एक ही ऑप्शन जहां पे है ऑप्शन नंबर बी, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका बी, सी और डी ये तीनों सत्य हैं, बाकी दोनों आपके गलत है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कौन सा सत्य कथन है वो आपको हमको नहीं पता होता है, पर कौन सा असत्य कथन है वो हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि शब्द जो है वो अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं, लेबल्स जो है वो अस्पष्ट होते हैं और प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर ही समझे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा है विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीचर्स क्वालिफिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज यूज या फिर एडमिशन टू स्टूडेंट फ्रॉम एलीट क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की अर्हता यानी कि शिक्षक की क्वालिफिकेशन, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, विदेशी भाषा के प्रयोग पर फोकस या फिर अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन। ये आपको लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग में ये टॉपिक काफी ज्यादा फेमस है, जहां पे आपको इक्विवेलेंट कथन निकालने के लिए पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पे एक कथन देंगे क्वेश्चन में और उसका इक्विवेलेंट यानी कि उसका समतुल्य कथन कौन सा है वो आपको बताना होता है। क्वेश्चन के में क्या कथन दिया हुआ है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन यानी कि सभी आयत बहुभुज है। अब इसका समतुल्य कथन कौन सा हो जाएगा, सम रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन, no rectangles are non-polygon या फिर non rectangles are non-polygon या फिर all non-polygons are rectangles। तो इसका समतुल्य कौन सा हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कौन सा हो जाएगा, ऑल वाला कथन है। तो इक्विवेलेंट यानी कि हमको इक्वल निकालना है, हमको समान निकालना है। तो ऑल वाला कथन है तो इसका समान में जो उत्तर आएगा वो भी समान ऑल ही आएगा। तो सम वाला आप है ना रॉन्ग कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे दो नो है तो दो नो को आप यहाँ पे इजिली कट कर सकते हो, पर फिर भी ये आपका नॉट वाला कथन हो रहा है तो ये भी आप
आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन या तो बी होगा या फिर आपका डी ऑप्शन होगा। आपको ये थोड़ी बहुत ट्रिक जो है वो समझनी होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि नो रेक्टेंगल्स आर नॉन पॉलीगॉन, इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आते आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए एक सेपरेट क्लास लेकर आऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जो भी क्वेश्चन का मीनिंग है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ, लेकिन पूरा टॉपिक यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। भाई यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस आई होप आपने पढ़ा होगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में कि यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि यूट्रोफिकेशन में कौन सा पेयर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पहला है कैल्शियम और मैग्नीशियम, दूसरा है पोटेशियम और फास्फोरस, तीसरा है निकल और कोबाल्ट और चौथा है आयरन और कॉपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपका टॉपिक है यूट्रोफिकेशन, मेसोट्रोफिकेशन एंड ऑलिगोट्रोफिकेशन। जब हमारे पानी में काफी ज्यादा गंदगी होती है तो हम बोलते हैं यूट्रोफिक लेवल जो है वो पानी का ज्यादा है। जब पानी में गंदगी जो है वो कम होती है तो हम बोलते हैं ऑलिगोट्रोफिकेशन है, यानी कि पानी में गंदगी जो है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो कम है। और जब पानी मीडियम होता है, ना ही ज्यादा गंदा ना ही ज्यादा अच्छा, तो उसको हम बोलते हैं मेसोट्रोफिकेशन। ठीक है, तो पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितने लेवल पे है? अगर बहुत ज्यादा है तो बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, बहुत कम है तो बोलते हैं ऑलिगोट्रोफिकेशन, और मीडियम है तो बोलते हैं मेसोट्रोफिकेशन। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक था। तो यहाँ पे हम यूट्रोफिकेशन में कौन सा है ना एलिमेंट्स का यूज करते हैं? नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी यूजफुल फॉर कमेंटिंग अपॉन द डिग्री ऑफ असिमेट्री इन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी क्या पूछा है? किसी सांख्यिकीय वितरण में असममित की डिग्री के संबंध में टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माप जो है वो उपयोगी होता है? सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कुर्टोसिस या फिर स्क्यूनेस। क्या पूछा है? आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि असिमेट्रिकल अगर आपका कर्व होता है तो हम कौन सी डिग्री को यहाँ पे बता सकते हैं? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं स्क्यूनेस को। ठीक है, असिमेट्रिक यानी कि जहाँ पे हमारा कर्व जो है वो सेम नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको कर्व जो है वो सिमिलर दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपका कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो इस तरफ ज्यादा टिल्ट होगा, कभी कभी कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो आपका लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ ज्यादा टिल्ट होगा। तो वो होता है असिमेट्री, यानी कि जहाँ पे कर्व में आपका सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री यानी कि बराबर नहीं है। तो इसमें हम डिग्री कैसे दिखाते हैं? इसमें हम स्क्यूनेस दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया हैड 6 कॉलेजेस ईच अंडर देम एंड हैड a lot of exchange of ideas between them। यानी कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत ही आदान प्रदान हुआ करता था? श्री धान्य कटक, नालंदा, तक्षशिला या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भाई कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके अधीन 6 कॉलेज आते थे और उन 6 के बीच में काफी ज्यादा आदान प्रदान जो है वो विचारों का होता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके अधीन में 6 और कॉलेजेस आते थे, जिनके बीच में काफी ज्यादा विचारों का आदान प्रदान होता था। ऑप्शन नंबर बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है आपसे? जनरली साइबर स्पेस इज कंपेयर टू अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सामान्यतः साइबर स्पेस की तुलना एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स से की जाती है, वो कौन सा है? स्क्रीन, एग्जीबिशन रूम, कंपास या फिर ओपन स्पेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन स्पेस, खुला स्थान जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? DOI जो हम यूज करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल हम DOI का मतलब क्या होता है? डेटा ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डेटा ऑब्जेक्ट इंटरफेस या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। जब भी हम रिसर्च में अपने पेपर्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं तो उसमें हम DOI जो हमारा होता है उसका मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986।
हमारे 3 एनईपीज़ जो है वो अभी तक आ चुकी है। 1968 में पहली, 1986 में दूसरी और 2020 में तीसरी एनईपी। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त यानी कि ओपन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्थापित हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी या फिर यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र की ओपन यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो 1986 की नीति के तहत स्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मैसूर यानी कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी मैसूर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान। ठीक है, अब इस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री कौन से थे, हमारे प्रधानमंत्री कौन से थे, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, पहली जो हमारी शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरी वाली जो शिक्षा नीति आई थी 1986 के टाइम पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपको मुझे बताओगे। और थर्ड वाली के टाइम पे तो 2020 के टाइम पे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे आपके प्रधानमंत्री कौन से थे, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो अगेन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी फॉल्स। यानी कि आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अपना जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है AEIO जो हम लिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और रूल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य होगा। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरीके से संबंधित है कि वे दोनों सत्य भी नहीं हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। यानी कि दोनों कथन ना ही सत्य हो सकते हैं ना ही असत्य हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा और पहला असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। दोनों एक साथ में सत्य भी नहीं होंगे, दोनों एक साथ में असत्य भी नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से होते हैं, ये ऑपोजिट वाले कथन होते हैं, या तो A और O होगा या फिर E और I होगा, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा वो हमको यहाँ पे चूज करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स एंड नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। यानी कि सम का कथन कौन सा होता है, ऑल नॉट। सम का कथन ये होता है यानी कि I, और ऑल नॉट का कथन कौन सा होता है E, यानी कि E और I वाला जो कथन है वो ना ही सत्य हो सकते हैं एक साथ, ना ही असत्य हो सकते हैं। एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा और पहला असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके अपने रिव्यूज जो है वो जरूर से बताना। ठीक है, बाकी अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।